नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अगेन आपका स्वागत है एक बहुत ही शानदार और जानदार अच्छे सीरीज के अंदर। आप केवीएस और एनवीएस स्पेशल एजुकेटर की सीरीज के अंदर हमने सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु के ऊपर जो शिक्षण विधियों के ऊपर सामाजिक विषय की जो प्रकृति है, इसका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यचर्या है, इसके ऊपर जो हम सीरीज लेके आए थे। अगेन आपके सामने प्रस्तुत है हम दूसरा वीडियो लेके। इसके अंदर जो है हम आज डिस्कस करेंगे आपके सामाजिक अध्ययन जो जिसको लास्ट टॉपिक हमने जहाँ से छोड़ा था, प्रयोजनवाद जॉन डीवी के ऊपर जो हमने अपना फर्स्ट सेशन जो है एंड किया था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो है हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों को जो है आगे से डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सामाजिक अध्ययन जो आपका है, इस सामाजिक अध्ययन के अंदर जो आप कौन-कौन सी वो शिक्षण विधियाँ हैं, जिस विधियों का उपयोग करते हुए जो है सामाजिक शिक्षण कौशल को जो है और अधिक सुगम और विद्यार्थियों के लिए जो है और अधिक सरल जो है और विथ फ्लुएंसी एक्यूरेसी के साथ में हम पढ़ाने का काम कर सकते हैं। सो प्रयोजनवाद विधि का जो इंट्रोडक्शन अगर हम देते हैं तो प्रयोजनवाद विधि का संबंध अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे आपके जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी महोदय थे जिनको ने जिन जो दार्शनिक थे आपके, इस दार्शनिक विचारधारा से संबंध रखने वाले एक वैज्ञानिक जॉन डीवी के द्वारा जो है हम इस प्रयोजनवाद विधि जो है, इस विधि का नाम जो है वो यहाँ से लेते हैं। इस सेशन के अंदर हम आगे ये देखने वाले हैं कि प्रयोजनवाद विधि जो है, इस विधि को मूल रूप से कहाँ प्रयोग किया गया था तथा इस विधि को सामाजिक अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के अंदर कब से स्टार्ट किया था और कौन-सा वो व्यक्ति था जिसके सानिध्य में या जिसने इस टर्म को जो है हमें परिचित करवाया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रयोजनवाद को जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित उद्देश्य पूर्ण के लिए जो कार्य आप करते हो, वो आपका प्रयोजनवाद विधि है कि कोई भी ऐसी योजना बना के जो है अपने कार्य की ओर जो है अग्रसर होना आपका इसके अंदर कहलाता है। प्रयोजनवाद विधि के लिए प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रिचर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था आपका। ये रिचर्ड नामक एक विद्वान था जिसने क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपकी प्रयोजनवाद में जो प्रोजेक्ट शब्द है, इस प्रोजेक्ट शब्द को काम में लेने का सबसे पहला अगर श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है तो वो माय डियर स्टूडेंट रिचर्ड को जाता है आपके। अंडरस्टैंड? साथ के अंदर अगर आगे देखते हैं कि इस शब्द का शाब्दिक प्रयोग या इस शब्द का जो प्रयोग है आपका सर्वप्रथम वो अमेरिका के अंदर 1908 1908 के अंदर जो है उद्यानिकी या बागवानी के अंदर, उद्यान या बागवानी क्षेत्र के अंदर जो है सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर इसका प्रयोग होता है। वहीं से इस शिक्षा क्षेत्र के अंदर लाने का श्रेय विलियम हेनरी किलपैट्रिक महोदय को। शिक्षा क्षेत्र याद रखना, प्रयोजनवाद जो है वो जॉन डीवी का था। इस प्रयोजनवाद को मूल रूप से प्रयोग जो है प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो आप प्रोजेक्ट रिचर्ड ने किया था तथा सर्वप्रथम जो है आपका इस शब्द का जो प्रयोग है वो आपने उद्यान या बागवानी क्षेत्र के अंदर किया था और इस बागवानी और उद्योग क्षेत्र के अंदर आपने जो प्रयोग किया था उसको आप जो है इस शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो उस परिचय करवाने का जो श्रेय जाता है, इंट्रोड्यूस करवाने का, वो विलियम हेनरी किलपैट्रिक महोदय को जाता है जो 1918 1918 के अंदर ये चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करा कथन विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो है इनका कोटेशन आता है कि प्रयोजनवाद व सुदेश्यपूर्ण कार्य है आपके जिसमें बालक सहायता से ये है बेटा सहायता सहायता से वास्तविक जीवन शैली की परिस्थितियों में पूर्ण करता है। अपनी जो प्रयोजनवाद में क्या होता है, एक जीवन में बालक जो होता है, अपने वास्तविक जीवन से जुड़े हुए जो पहलू है, उसके ऊपर चर्चा करते हुए या उस जीवन शैली को जीते हुए उस ढंग से जो है, अपनी परिस्थितियों में रह के जो है, अपना पूर्ण करता है। इस क्षेत्र को प्रयोजनवाद शब्द जो है, इसके ऊपर जो है, ये आपके हेनरी किलपैट्रिक महोदय जो है, इसका एक कोटेशन और कथन है। नेक्स्ट आगे हम इस सीरीज के अंदर बढ़ते हैं। और बात है किलपेट प्रयोजना विधि के प्रकार। आपकी प्रयोजना जो विधि है, इस प्रयोजना विधि को कितने प्रकारों के अंदर हम देखते हैं। किलपेट्रिक ने प्रयोजना विधि में निम्न 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। फर्स्ट आपका आता है एक स्वादनात्मक जो है रसास्वादनात्मक है, ये बालकों को सुखानुभूति कराने का बल देता है। ये ऐसे होते हैं आपके जिन एक्टिविटी को करने में बच्चों को जो है आनंद की अनुभूति होती है, वो क्षेत्र के कार्य जो है, वो आप जो है इस विधि के अंदर पहले करवाओगे। रचनात्मकता, क्रिएटिवनेस, आप इसमें क्या है ऐसे कार्य बच्चों को ऐसे टारगेट ऐसे टास्क देंगे जो बच्चों के लिए क्या होंगे एक क्रिएटिवनेस क्रिएट करे आपके। ये बालकों को निर्माण संबंधी कार्य करने के अवसर प्रदान करता है। बालकों को ये जो है प्रोडक्टिव बनाता है आपको। प्रोडक्टिव जो है या निर्माता बनाने का कार्य जो है इस आपके रचनात्मक
कौशल के अंदर या रचनात्मक विधि के अंदर जो है किया जाता है। जैसे आप बच्चों को कोई मॉडल दे सकते हो, जैसे आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, अपन जो है एक्वेरियम दे सकते हैं आपके, जैसे बच्चों से आपने साबुन बनवा लिया या कोई जेली बनवा लिया। ये ऐसे सृजनात्मक निर्णय जो आप जो है ये निर्माण करने के लिए कहते हैं, तो इससे बालक जो है वो आपके क्रिएटिव बालक या आप जो है इसको है ना एक प्रोडक्टिव चाइल्ड जो है वो बनता है आपका। जी, समझ गए माय डियर स्टूडेंट, ये है वो सारे एग्जांपल्स जिसको आप रचनात्मक एक्टिविटी करवाने के लिए जो है वो यूज़ में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अभ्यासात्मक। मोर देन रिपीटेशन, बार-बार आप अभ्यास कराओ किसी चीज़ का। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है मनुष्य को जो है एक परफेक्ट इंसान बना देता है। तो आपके जो है ये वही चीज़ है आपकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट के अंदर। इसके अंतर्गत बालक को कोई भी स्मरण या दोहराने संबंधी कार्य प्रदान किए जाते हैं। बालक को आप जो है कोई एक टॉपिक विशेष देंगे और उस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे कि आपको मोर देन टाइम्स जो है रिपीट से रिपीट इस टॉपिक को करते रहना है। तो इस विधि में क्या होगा, आप जो है इसको आप एक रोट मेमोराइज़ेशन कंडीशन में ले सकते हैं बच्चे को, या बार-बार रिवाइज़ करते हुए बच्चे को जो है कोई दोहराव करने के लिए हम देखें और इस अभ्यास विधि के अंदर काम करते हैं। जैसे हमने बच्चे को एक कविता बोला आपने या पाठ बोला, इसको आपने कोई स्मरण करना है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि यह आपका जो अभ्यासात्मक विधि है, आपने आज तक जो फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर आपकी हिंदी वर्णमाला के एक क वर्ण है, आपका च वर्ण है, आपका ट वर्ण है, ये जो आपने जब जिस दिन आपने बार-बार अभ्यास करके जिए, बार-बार अभ्यास करके आपने जो चीज़ें सीखी है, वो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते हो। ये आप हमेशा याद रखना। तो अभ्यासात्मक विधि जो है, सबसे इफेक्टिव विधि होती है वैसे देखे जाएँ तो, क्योंकि इससे जब या आपने अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को आपने सुचारू किया है या इससे आपने पाठ्यचर्या को जो है आगे बढ़ाया है, तो आपके जो है वो अध्यापन कार्य जो है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये जो है लाइफ टाइम मेमोरी वाला काम जो है इसके अंदर आपका देखना होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, लास्ट पॉइंट आता है आपका, वो है आपका समस्यात्मक जो है। इसके अंतर्गत बालकों में कोई समस्यात्मक कार्य प्रदान करते हैं, जिसमें बालक समाधान करता है। बालक को जो है आप कोई प्रॉब्लम दोगे आप और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बच्चे को कहोगे, आप उनको जो है ऐसे कोई टास्क दोगे जिस टास्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान खोजने के लिए बालक को आप प्रेरित करोगे, तो इससे बालक जो है एक खोजी प्रवृत्ति का बालक बन जाता है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी अपन बोल सकते हैं, समस्या समाधान विधि बोलते हैं जिसको। आपको एक टारगेट में समस्या दी होगी, उस समस्या को सुलझाने के लिए जो है आप एफर्ट्स लगाएँगे और वो एफर्ट्स तब तक आप लगाएँगे जब तक आप उस समस्या का निश्चित रूप से समाधान नहीं ढूँढ लेते, और इससे बालक के अंदर जो है एक खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक जो है वो आपके जो क्वेश्चन्स हैं, जो आपके उन क्वेश्चन्स के आंसर हैं, वो खोजने के अंदर है, या बालक जो है और अधिक जो है वो आपके मेहनती बालक हो जाता है। जैसे प्रदूषण या है आपकी ये भ्रष्टाचार है, इनकी रोकथाम के उपाय लाने हैं आपको। अपने बच्चों को कहा कि जैसे एयर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, आपके वाटर पॉल्यूशन है, ये जो पॉल्यूशन है आपके, इनके रीज़न आप ढूँढो कि इनको किस प्रकार से वो कौन-कौन से एफर्ट्स लगा सकते हैं, जिन एफर्ट्स के कारण जो है माय डियर स्टूडेंट हम उनको रोक सकते हैं। बालक को क्या करना पड़ेगा, दाएँ-बाएँ हाथ-पैर मारने पड़ेंगे आपके, इधर-उधर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यदि वो जो है ये आपका काम नहीं करेगा, तो इसका जो है समस्या जो आपको आपने दी है, उस समस्या का समाधान वो नहीं ढूँढ सकता है। तो ये आपका भ्रष्टाचार है, जो कि एक बड़ी समस्या आपके भारत के सामने उभर के आ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए जो है आप बच्चों को जो है टास्क दो आपके, और उस टास्क को जो है समाधान करने के लिए बच्चों को बताओ कि ये आपकी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को आप सोल्व करके दिखाओ। थॉमस रिस्क के अनुसार इसके टाइप्स थोड़े-से देखते हैं अपन। थॉमस रिस्क ने किल्पेट्रिक के वर्गीकरण के आधार पे, थॉमस रिस्क ने, हमेशा याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉमस रिस्क जो है, इस थॉमस रिस्क ने अपने वर्गीकरण जो दिया था, उस वर्गीकरण का आधार किसको माना था? तो इस वर्गीकरण का आधार माना था उसने किल्पेट्रिक के वर्गीकरण को आधार मानता है। पर ही प्रयोजनवाद का जो है वर्गीकरण निम्न 3 भागों में किया गया था आपके। पहला है आपका उत्पादात्मक है आपका, फिर दूसरा है सीखने संबंधी है, और तीसरा जो आपका समस्यात्मक है। उत्पादात्मक जो है, उत्पादन ये जो है उत्पादन करने वाला है, प्रोडक्टिव जो स्किल्स रखते हैं उसके ऊपर है। ये किल्पेट्रिक की ये आपके जो किल्पेट्रिक महोदय जो है, उस किल्पेट्रिक महोदय के जो है रचनात्मक जो आपकी थी, इसी को सेंटर मानते हुए जो है आपके
रचनात्मकता के सम्मान आपके वहाँ जो नए बच्चे जो है, नई चीज़ों को रचना करेंगे, नई वस्तुओं को जो गढ़ेंगे, तो वो चीज़ें जो है गढ़ने का काम जो किया जाता है, वो इसके अंदर आपका इस उत्पादकता के अंदर किया जाता है। आपका उत्पादक का मतलब प्रोडक्टिव स्किल्स को है, आप कैसे बढ़ाया जाता है, उसके ऊपर काम करते हैं। सीखने संबंधी जो है लर्निंग बेस होता है ये आपका, इसमें किलपिट्टी की जो है अभ्यासात्मक अभ्यासात्मक जो है विधि के उपसम्मान है, जिसमें किलिपैट्रिक जो है बार-बार अभ्यास के ऊपर जो बल देता है और यहाँ जो है, यहाँ आपके इसके अंदर जो है सीखने संबंधी लर्निंग एप्टीट्यूड के ऊपर जो है विधि फोकस रहता है। फिर ये आता है समस्यात्मक विधि। समस्यात्मक विधि जिस विधि के अंदर जो है बच्चे के सामने जो है एक प्रॉब्लम रखी जाती है और बच्चे को जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है ओपन मार्केट प्रोवाइड किया जाता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको प्रयास करने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें प्रयोजनवाद विधि के जो सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत जिन सिद्धांतों को लेके जो है प्रयोजनवाद जो विधि है, वो आपकी जो है एसएसटी विषय के अंदर जो है महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करती है। वो कौन-कौन सिद्धांत है जिनको फॉलो करते हुए जो है हम एसएसटी को और इफेक्टिव बना सकते हैं इस विषय को जो है। तो इसके अंदर है थॉमस ऋस्क के प्रकार में आते हैं वास्तविक जीवन का सिद्धांत। वास्तविक जीवन का सिद्धांत माय डियर स्टूडेंट क्या है कि अपने जो रियल लाइफ है उससे चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए यदि आप आगे बढ़ते हो, तो आपका अध्ययन, अध्यापन जो प्रक्रिया है वो और अधिक इफेक्टिव हो सकती है। यदि आपको जो है मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ कि कोई छोटा बच्चा अबोध बालक आपके पास बैठा है, उस बालक को आप सबसे पहले जो है आपके देश की जानकारी दोगे और उसके बाद में जो है आप राज्य की जानकारी दोगे और राज्य के बाद में आप जिले की जानकारी दोगे उसको। जिले के बाद में जो है आप उनकी जो है पंचायत समिति की जानकारी दोगे, ठीक है? पंचायत समिति की जानकारी देने के बाद में माय डियर स्टूडेंट आप उसको जो है गाँव की जानकारी दोगे। गाँव के बाद में आप उसको परिवार की जानकारी दोगे। परिवार के बाद में जो है आप उसको जो है उसके घर के अंदर जो है ये सदस्य जितने हैं उन सदस्यों की जानकारी दोगे और फिर उसकी माँ के बारे में आप बताओगे। ये इतना घूम के आओगे, फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा और यहाँ से जो है एंड स्टेप आपका ये रहेगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, आप अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को जो है क्या आप जो है वास्तविक जीवन से या जितना नॉलेज उसके पास प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़ के आपने थोड़ी स्टडी करवाई है। इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, जितना बच्चे के पास नॉलेज है प्रीवियस उसको जोड़ते हुए जो बच्चे को आपके परिवार की या उसकी जो माँ है उसका नॉलेज उससे लेके जो है आपने थोड़े से उसके सदस्यों का और वाइड नेटवर्क बढ़ाया। उसके बाद में उसके परिवार से अब बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद में थोड़ा-सा बौद्धिक विकास और हुआ बच्चे का, तो आपने इसको ग्रामीण क्षेत्र की परिवेश बताया, फिर आपने पंचायत समिति का बताया, फिर आपने जो है उसके राज्य बताए, जिले ये बताए, ऐसे करके जो है आप जो है इस नॉलेज में आगे बढ़ते हो बच्चे को, तो ये आपकी एजुकेशन प्रणाली है वो थोड़ी-सी और इफेक्टिव हो सकती है। इन विधियों के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविकता का सिद्धांत है इसके अंदर क्या है, बच्चे के प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक जो परिवेश है, उस परिवेश से जोड़ते हुए यदि आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी जो अध्ययन अध्यापन क्या है, वो है आपके निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य कैसे? निश्चित उद्देश्य ये कि जो एम आपका उद्देश्य आपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि आपका कार्य कर रहे हो, तो वो आपका जो कार्य है, वो आपका सफल होता है आपका या एक सफलता की ओर आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। अद फिर आता है सामाजिकता का सिद्धांत। फिर क्या आता है आपका? सामाजिकता का सिद्धांत। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। आपके मनोविज्ञान ये मानता है कि बालक जो है जन्म के समय ना सामाजिक होता है और आपके जो है ये आपका जो है बालक 3 माह का जब हो जाता है, तो बालक जो है अपनी माता को पहचानना लग जाता है, तो बच्चा जो है बाद में सामाजिक होता है आपका। इससे पहले बालक जो है वो सामाजिक जो है नहीं होता है, ठीक है? तो बालक मनोविज्ञान ये बात कहता है कि बालक जो है जन्म के समय कोई प्रकार का सामाजिक बालक नहीं होता है। बालक के ऊपर पास में कोई ऐसा नॉलेज नहीं है कि ये अपना समाज है, ये अपना परिवेश है, ये अपना परिवार है, ये कोई नॉलेज नहीं होता है इसके पास में। आगे देखते हैं लोकतांत्रिकता का सिद्धांत आपके। उसके बाद में क्रिया का सिद्धांत जिसके अंदर रुचि, अभिरुचि, जिज्ञासा ये सारी की सारी चीज़ें होती है। यदि क्रिया जब आप काम कर रहे हो कोई, उस काम करने के लिए आपकी इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, तो आपको शिक्षाएँ देकर बाई फ़ोर्स जो है, वो आपसे काम कतई नहीं करवाया जा सकता। जिज्ञासा अगर नहीं है, विल पावर नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति आपकी नहीं है काम करने की, उस स्थिति के अंदर माय डियर स्टूडेंट आप जो है, ये काम नहीं कर सकते। तो ये आपके पास रुचि, अभिव्यक्ति, जिज्ञासा ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अनुभव के सिद्धांत,
एक्सपीरियंस जो होता है, यदि आपके पास जो अनुभव है, उस अनुभव को रिलेट करते हुए यदि अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है ये अध्ययन-अध्यापन अच्छा हो पाता है। स्वाभाविकता का सिद्धांत जो है आपके रहता है प्राकृतिक वातावरण का सिद्धांत है आपका, के प्राकृतिक वातावरण। उसके साथ में समन्वय का सिद्धांत है। ये रायबर्न की एक बात है। समन्वय का सिद्धांत समन्वय जो है आप स्थापित समन्वय स्थापित करते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया अच्छी कराते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ आपके जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को आप अगर सेंटर रखे जो है आगे आगे बढ़ते हैं, तो आप इस परियोजनावाद विधि जो है, इस प्रायोजनावाद विधि के तहत जो है, आप एसएसटी विषय के अंदर जो है और अधिक प्रभावशाली जो है, वो अधिगम करवा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत आपके नेक्स्ट आता है थार्नडाइक का मुख्य नियम था आपका थार्नडाइक ने जो है 3 नियम दिए थे आपके कौन-कौन से थे माय डियर स्टूडेंट बताना देखिए। मुख्य नियम और गौण नियम 2 थे इसके 5 और 3 8 दिए थे टोटल माय डियर स्टूडेंट लेकिन इन्होंने जो है तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाविता का नियम ये प्रभाविता का नियम है, ये अभ्यास का नियम है और ये तत्परता का नियम है आपके। इसके बाद याद रखना थॉर्नडाइक के मुख्य जो नियम से इसके अंदर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और क्या है ये? और क्या है ये? ये है आपका प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ये वो जिसने आपने कह सकते हैं कहा जाता है कि आप तत्परता के अंदर एक घोड़ा जो है, उस घोड़े को आप पानी पीने के तालाब तक ले जा सकता है, लेकिन यदि उसके पास जो है वो उसकी विल पावर नहीं है, यदि इच्छा शक्ति नहीं है उसकी, तो वो जो है उसको आप पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। ये बात जो है ये आपके इन सिद्धांत पे लागू होती है। सहसंबंध का सिद्धांत आपका उत्तरदायित्वता का सिद्धांत जो आपका उत्तरदायित्वता का सिद्धांत आपका। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आपके तो इसमें बात करते हैं प्रयोजनवाद विधि के गुण। वो कौन-कौन से गुण हैं जो प्रयोजनवाद विधि को जो है और महत्वपूर्ण बनाते हैं? तो आगे देखते हैं। यह एक बालक केंद्रित विधि है। चाइल्ड सेंटर्ड आपके जो है ये विधि है। बाल केंद्रित विधि है। बालक को केंद्र मान के, धुरी मान के बालक का फुल ओवर डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाए उसके ऊपर सारा काम जो है इस विधि के अंदर किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण करती है। अनुकरण जो है वो किसका करती है? मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ इसके बारे में कि आपकी जो प्रयोजनवाद विधि है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है आपकी। मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है क्या आपके? तो ये आपके मनोविज्ञान को जो है अनुसरण करते हुए यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोगी है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर कौन-सा होता है माय डियर स्टूडेंट? आपके जो है 8th स्टैंडर्ड, है ना? और अबोव जो क्लासेस जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो है आप मॉडल दे सकते हो। उनके अंदर आप जो है चार्ट दे सकते हो, मैप वर्क दे सकते हो आप। या आप जो है ग्लोब के ऊपर कार्य करा सकते हो आप, ठीक है? आप ज्वालामुखी के ऊपर जो है आप कुछ बना सकते हो, है ना? वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, इनके ऊपर तो ये एसएसटी के अंदर ऐसे चार्ट, मॉडल, डायग्राम्स होते हैं, जो बच्चे को टास्क देते हैं। ये प्रयोजनवाद विधि के अंदर जो है आप ये अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है। इस विधि में बालकों को करके सीखने याद रखना जहाँ-जहाँ मैं फोर्स दे रहा हूँ, ये एक तो देखो इसमें पॉइंट में याद इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन छपते हैं, मिलेंगे आपको इस विधि के अंदर। इस स्लाइड से देखो याद रहने वाले एक तो यह विधि बाल केंद्रित विधि है, एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करती है, 2 बात। यह विधि जो है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो उपयोगी है। चौथी बात जो है वो है लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस करके सीखने पे बल देने वाली विधि जो है, ये विधि है। ये इसलिए यह बालक का जो ज्ञान जो होता है, अनुभव जो होता है, ग्रहण करता है, वो किस प्रकार का हो जाता है माय डियर स्टूडेंट? स्थायी हो जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है, वो सेव होने वाला जो नॉलेज है, वो नॉलेज कौन-सा होता है आपके इस प्रयोजनवाद विधि के अंदर जो है, ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाल केंद्रित विधि है। मनोवैज्ञानिक जो आपके मनोविज्ञान को अनुसरण करता है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी बात तीसरी बात उच्च प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। चौथी बात यह विधि जो है वो क्या करती है आपके के सीखने पे बल देती है और इसके द्वारा जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान इस विधि के द्वारा जो पढ़ाया गया ज्ञान है, वो बच्चे के लिए स्मायी स्मृतियों का निर्माण करता है। विधि बालकों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास करती है। आपके निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जो आते हैं,
उनके अंदर ये कोटेशन दिए हुए मिलते हैं आपको और बहुत बार जो है इनके ऊपर नहीं ध्यान जाते हुए जो है आप क्या करते हो, इस विधि में जो है ये आप ट्यूशन जा आते हुए गलत करके आ जाते हो और ये विधि जो है इसके ऊपर इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। आप इसको याद कर लेना, अच्छे से देख लेना। सर्वांगीण गुणों के विकास की दृष्टि से ये उपयोगी विधि है आपके और यह विधि परिश्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। हार्ड वर्किंग जो है वो आप है कि ये आप जो है इस विधि के द्वारा जो है परिश्रम कर सकते हैं। ये आपको बच्चे को जो है एक परिश्रमी बच्चा बना सकती है, एक क्रिएटिव बच्चा बना सकती है। एक बच्चे को जो है आप क्या प्रोडक्टिव स्किल्स बच्चे के अंदर विकसित कर सकती है। बच्चे को जो क्या कर सकते हैं, उत्पादकता का जो विकास है वो बच्चे के अंदर दिख सकता है। बच्चा जो है एक जो मूड बच्चा जो है आपका या रूड तरीके का जो बच्चा है, जो आपका उसकी स्किल्स ज़ीरो है, उस बच्चे को इस विधि के द्वारा अध्ययन अध्यापन किया जाए, तो बच्चा जो किताबी ज्ञान जो उसके पास अधिक है, लेकिन बच्चा जो रियल लाइफ़ के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो उसके लिए ये बहुत विधि इफेक्टिव है विधि। परिश्रम से ये आगे बढ़ता है। प्रयोजनवाद विधि के अवगुण या दोष, तो कोई हमेशा याद रखना जिस चीज़ के गुण होते हैं, उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। मोबाइल फ़ोन जो आपका उसके बहुत सारे गुण हैं, तो उसके बहुत सारे अवगुण भी हैं आपके। मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी मिलेगी आपको। तो इसी प्रकार से यदि इस विधि के अगर गुण हैं, हमने जाने तो बच्चों के लिए अच्छी है, बाल केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, आपके चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस को आगे लेके बढ़ती है। तो ये चीज़ें होती है इतनी, इस विधि के अंदर कुछ दोष भी इसके स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि नहीं है, क्योंकि विधि में संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ इनका क्या होता है, अभाव होता है। क्या समझे आप? आपके क्या हो कि जैसे आपकी कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल के अंदर यदि आपको अध्ययन अध्यापन करवाना है, अब आपने बच्चों को दे दिया टास्क, प्रॉब्लम दे दी कि आप सोल्व करो बच्चों को, तो आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आप बच्चों के पास में इतने रिसोर्स नहीं है, आपके संसाधन नहीं है कि आप बच्चों को प्रोवाइड कराओ। बच्चों को आपको ग्लोब के ऊपर जो है अर्थ का रियल मॉडल दिखाना है, लेकिन आपके पास में ग्लोब है नहीं स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर। तो इस विधि के अंदर क्या होता है कि आपके रिसोर्स की या संसाधनों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। यदि जिस इंस्टीट्यूट के पास में आपके सफिशिएंट जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाया गए हैं या उनकी लेबोरेटरी है, तो आप ये विधि उपयोगी है। अदरवाइज़ आप इस विधि के द्वारा जो है बच्चों को वर्क नहीं करवा पाएँगे। नेक्स्ट आता है आपका, यह विधि बहुत ही महँगी, खर्चीली है तथा समय की दृष्टि से भी क्या है, लॉन्ग टाइम लगता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है इसके अंदर। समय बहुत ज़्यादा कैसे लगता है? अब आपको एक जो है सीधा-सीधा बुक रीड करके एक चैप्टर जो है एक एक कालांश के अंदर हो रहा है, आप उस चैप्टर को जो है इस विधि के द्वारा पढ़ाओगे, तो आपके ऊपर जो है या आप ये मान लो इंडिया इट्स साइज़ एंड लोकेशन को चैप्टर आपका, तो आपको इंडिया है उसकी साइज़ और लोकेशन आपको बतानी है आपके पूरा आपने इंडिया चैप्टर एक्सप्लेन किया, आपका काम हो गया। ये व्याख्यान विधि से आपने पूरी व्याख्या की और व्याख्यान करने के बाद में आपका काम हो गया, व्याख्यान विधि बेस्ट है आपके इसके लिए। लेकिन यदि आप लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस करते हुए प्रयोजनवाद विधि के तहत जो है आप इसको कराते हो अधिगम, तो इसमें आप क्या करोगे, इसी में आप क्या करोगे कि इस इन वो जो पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखते हुए उनका चार्ट है, मॉडल है, उनको प्रेज़ेंटेशन करोगे, आपको उनको प्रॉब्लम दोगे, प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करके लाएँगे, तो ये जो है एक तो समय बहुत ले लेती है, एक खर्चीली बहुत है, साथ में महँगी है आपके। इस विधि का नियमित प्रयोग संभव नहीं है। ये नहीं है कि आपने एसएसटी के 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर को आपने इस विधि से करने का ठान लिया, तो आप जो है पर एनम पर ईयर जो है माय डियर स्टूडेंट कितना भी एफर्ट्स लगा लो, आप एसएसटी का सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस कभी नहीं करवा पाएँगे। सिलेबस करवाना होता है, रिवीज़न करवाना होता है, आपके टर्म 1, टर्म 2 है, हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम्स लेनी होती है आपको बच्चों की। तो ये इतने सारे काम जो हैं, वो आप नहीं कर सकते ड्यूरिंग 1 ईयर आपके एक सेशन के अंदर। नए पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करा पाओगे और ना ही आप जो है इसका रिवीज़न करवा पाओगे बच्चों को, ये विधि के साथ। हो सकता है एक कोई अर्थ का मॉडल वगैरह एक कोई प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप सारे के सारे कर सको। यह विधि शिक्षकों के लिए कठिन होती है क्योंकि विधि का आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बेसिस जो बुक्स हैं, वो एनसीईआरटी बेसिस बुक है, वो व्याख्या विधि के ऊपर आधारित है कि टीचर आएगा, पूरी बुक का चैप्टर है उसको बच्चों को जो है पूरा का पूरा आपके रिवाइज़ करवाएगा, एक्सप्लेन करेगा, बच्चों को प्रस्तुत करेगा। बच्चे जो है उसके ऊपर क्वेरी करेंगे और ये आपकी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है चैप्टर की। देन उसके पीवाई क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन सोल्व करा देता है और ये बच्चे जो है आपके होमवर्क के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ये आपकी जो है व्याख्या विधि के अंदर चलता है। लेकिन ये इस विधि के अंदर जो है सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि बुक्स जो है, बुक्स इसके ऊपर आधारित नहीं है। तो ये आपका जो ध्यान रखना कि इस विधि के अंदर जो है आप एक तो खर्चीली विधि बहुत ज़्यादा है,
खर्चीली विधि के साथ में टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा लेगी ये विधि। इसमें क्या है कि जितनी आपके चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर को यदि आप प्रयोजनवाद विधि के तहत पढ़ाने लग गए, तो ये विधि जो है पूरे साल भर में जो है आप जो जिसका आपके एनसीईआरटी का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है आप उस पाठ्यक्रम को आप जो है 1 साल के अंदर बच्चों को पूर्ण नहीं करवा के दे सकते हो। इसलिए यह विधि जो है वो अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए हम द बेस्ट विधि नहीं बोल सकते। रीज़न इसके पीछे ये है, मैंने आपको बताया कि कोई जो चीज़ होती है उसका बहुत सारे गुण होते हैं, तो उसके पीछे अवगुण भी होते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम एक साथ ही नहीं कर सकते। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस विधि में संख्या के आधार पर बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है आपके। ये जो आपकी उच्च प्राथमिक स्तर मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर कि यह विधि जो है उच्च प्राथमिक कक्षाएँ जो है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। लेकिन जो है सीनियर क्लासेस जो आपकी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी क्लासेस उनके लिए ये विधि जो है पर्याप्त नहीं है। बस यह विधि जो है कक्षीय परिस्थितियों के शिक्षण हेतु जो आपके उपयोग करना इसमें कठिन हो जाता है क्योंकि बच्चों को जो है आप जब प्रॉब्लम दोगे, बच्चों को टास्क दोगे, बच्चों को चार्ट मॉडल पेपर दोगे, तो आप बच्चों को जो है आप फील्ड में ले जाना पड़ेगा आपको। कक्षा के अंदर जो है इस विधि को एग्जीक्यूट करना जो है वो कठिन कार्य हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना इस विधि में योग्य अध्यापकों की विशेष आवश्यकता होती है। तो आपके कुशल और दक्ष जो अध्यापक हैं, यदि वो आपके पास नहीं है, तो ये विधि जो है उस विधि के तहत आप बच्चों को जो है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया माय डियर स्टूडेंट तय नहीं करवा सकते। यदि वो अध्यापक जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, तो वो जो है बच्चों को पूर्ण नॉलेज कभी नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले जो है उस टीचर को इस विधि के बारे में आपको पढ़ाना पता होगा। वो टीचर इस बारे में नॉलेज होगा, तो वो अपने बच्चों को जो है प्रभावी शिक्षण कार्य करवा सकता है। इसीलिए तो हम आपको पहले एक जो है टीचर बन के आप जो विद्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे, उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें सिखा के भेज रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो है, आने वाला जो भारत है, उसके जो बच्चे हैं, उसको आप जो है इन विधियों के द्वारा जो है पढ़ा के जो है शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक सुगम और अधिक प्रभावशाली तरीके से बढ़ाया जा सके या पढ़ाया जा सके। क्रियान्वयन के आधार पर जो है प्रयोजनवाद को एक एकल या सामूहिक रूप से भी प्रदान किया जा सकता है। तो इसलिए ये श्रेष्ठ मानी जाती है। एक जो शिक्षक होता है, तो वो आपका क्या है कि इस विधि के द्वारा जो है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया करवा सकता है या आप जो है इस विधि के तहत सामूहिक रूप से जो है कुछ बच्चों को जो है एक ग्रुप बना के और ग्रुप के अंदर बच्चों को टास्क दे सकते हैं और एक मॉडल जो है वो आपने 4-5 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो ये ब उस तरीके से ये विधि जो है श्रेष्ठ मानी जा सकती है। आगे नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट सेकंड आपकी विधि आती है समस्या समाधान विधि। ये आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है इसके ऊपर थोड़ी-सी हम चर्चा करते हैं। समस्या समाधान विधि में बालकों के सम्मुख कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, प्रस्तुत की जाती है। बच्चों के सामने जो है इस प्रकार की समस्या आप कक्ष के अंदर बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे, जिस समस्या को जो है बच्चे जो है वो अपने बाहरी परिवेश से, प्रीवियस ईयर के नॉलेज से या बच्चे जो है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे जो है उस समस्या के बारे में जो है वो स्थायी समाधान ढूँढने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि आप जो है एक आने वाली जो है भ्रष्टाचार के ऊपर बच्चों बड़ी चिंता है, तो आप बच्चों को एक समस्या दे दी कि बेटा भारत के अंदर जो है भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा के ऊपर है या आप प्रदूषण के ऊपर दे दिया आपने टॉपिक कि आपका जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है आपका या वाटर पॉल्यूशन है आपका, तो ये जो है एयर पॉल्यूशन हो गया, तो ये पॉल्यूशन जो है आने वाली अपकमिंग जो टाइम है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप इसके लिए कोई स्थायी समाधान ढूँढिए। तो ये चुनौती आपने टारगेट दिया बच्चों को और इसके ऊपर बच्चे काम करेंगे, जिसका समाधान बालक जो है शिक्षकों के मार्गदर्शन के अंदर जो है उसका समाधान ढूँढता है। ये नहीं आपने बच्चों को फ्री हैंड छोड़ दिया। फ्री हैंड जो बच्चे होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। आप जो एक शिक्षक के मार्गदर्शक के अंदर जो है ये आप विधि को जो है क्रियान्वयन करोगे। ठीक है? समस्या समाधान विधि का संबंध जो है जॉन डीवी की दार्शनिकवाद विचारधारा जो है, जॉन डीवी की जो है दार्शनिकवाद विचारधारा जो है उससे प्रभावित होके जो है ये प्रयोजनवाद से मानी जाती है और जॉन डीवी जो है ये जॉन लिखा हुआ है जॉन डीवी ये वी है अमेरिका के जो है कि प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान हुए थे आपके जो ये क्या करते हैं जिन्होंने थॉर्नडाइक के साथ मिलकर जो है थॉर्नडाइक जो है उसके साथ मिलकर समस्या समाधान विधि के डायरेक्शन के अंदर जो है आगे आके कार्य किया था आपके, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जॉन डीवी जो है उन्होंने किसके सानिध्य में या किसके समर्थन के साथ में मिलके जो है इस समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है उसके ऊपर कार्य किया था। तो वो आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं, जिसके वो साथ में मिलके उन्होंने काम किया। समस्या समाधान विधि के विकास का श्रेय जो है सुकरात समस्या समाधान विधि जो है
वो मानी किसकी जाती है बेटे? सुकरात की मानी जाती है। सुकरात एवं सेंट थॉमस को इसका जो है वो श्रेय क्रेडिट जो है वो दिया जाता है। जॉन डीवी एंड थॉर्नडाइक के अनुसार समस्या समाधान विधि जो है उसके कुछ सोपान हैं, जो सोपान के ऊपर हमें आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन-कौन से सोपान हैं जो जॉन डीवी और थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो आपको है पहला जो है थॉर्नडाइक एवं जॉन डीवी के अनुसार समस्या का चयन होना शिक्षक के द्वारा बालक के सहयोग से। ये क्या है? सबसे पहले आप एक ऐसी प्रॉब्लम जो क्रिएट करोगे बच्चों के सामने, बच्चों के समक्ष रखोगे, तो पहले वो टॉपिक तो आपको चूज़ करना है। वो टॉपिक कौन-सा होगा? जो पी टॉपिक दोगे आप बच्चों को, वो टॉपिक जो है, वो बच्चे क्या करेंगे, आगे उसके रिलेवेंट टू स्टडी होना चाहिए। ऐसा नहीं टॉपिक कि आप जो है कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई इश्यू चल रहा है और वो आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को एसएसटी के अंदर करवा रहे हो। जो बच्चे सफिशिएंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, इनफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ द नॉलेज जो है बच्चे उसको नहीं एग्जीक्यूट कर पाएँगे। तो समस्या ऐसी रखी जाए जो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द स्टूडेंट हो, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो और उस लेवल के अनुसार बच्चे उसका समाधान कर सकें। और ये करेगा कौन? शिक्षक के निर्देशन में ये सारा का सारा काम होना है। प्रथम सोपान हो गया आपका, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना या परिभाषीकरण करना। समस्या जो है, वो टॉपिक जो आपने दिया है, उस टॉपिक के बारे में जो है, बच्चों के सामने आप जो है उसका प्रस्तुतिकरण करो। यदि आप बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दोगे अच्छे से टॉपिक को, फिर उस बच्चे को जो है आगे ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम लेके होने वाली नहीं है। तथ्यों का मूल्यांकन, सूचनाओं का संकलन करना। इसमें क्या होता है, जो तथ्य, जो फैक्ट आपने प्रोवाइड कराए, उन फैक्ट को लेके जो है आप उसका इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन का मूल्यांकन करना, उस चीज़ों की कितनी जो है वो रिलेवेंट टू स्टडी है, वो आपको पहले उस चीज़ों का आपको मूल्यांकन करना होना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए आपको। इसके बाद में जो है सूचनाएँ जो आपको दी हुई है, इन्फॉर्मेशन जो है उनका संकलन करना आपको है। परिकल्पनाओं का निर्माण करना, है ना? हाइपोथेसिस जो होती है, अनुमान संभावित जो आप जो है आपके गेस जो करोगे, आप अनुमान जो लगाओगे, भई प्रॉब्लम जो दी हुई है, उस प्रॉब्लम का यदि आप सॉल्यूशन लिखोगे, तो ये तो है नहीं कि बाहर जाके आप इस गेट के लेफ्ट होते ही आपको ये वो बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आपकी समस्या है, उसका समाधान रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर क्या होगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर जो है एक आपको चिंतन करना है, मनन करना है, मंथन करना है, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करना है, जीडी करना है। ये सब सोपान अपनाते हुए जो है, आप उसकी समस्या का समाधान ढूँढोगे। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इसके अंदर करोगे तो ये सोपान है, इनको ध्यान में रखना है समस्या समाधान विधि के। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ऊपर, वो आता है परिकल्पनाओं की जाँच करना। जो परिकल्पनाएँ हैं, उन परिकल्पनाओं की जो आप क्या करोगे, उसकी जाँच करोगे आप। क्या? उसके बाद निष्कर्ष ज्ञात करोगे। वो उनसे आप कौन से निष्कर्ष तक आप पहुँचे? क्या आप जो ये आपने सोल्व की करके लाए प्रॉब्लम है, वो कहाँ तक जो है उचित है, न्यायोचित है, ये वो चीज़ आप देखोगे। फिर इसका क्या करना है, ये मूल्यांकन लिखा हुआ है, मूल्यांकन करना और फिर प्रतिवेदन या लेखा-जोखा करना। लास्ट के अंदर जो है प्रतिवेदन वो रिपोर्ट जो पोर्टफोलियो आपका बना है, वो पोर्टफोलियो जो है वो इन फ्रंट ऑफ द टीचर डेस्क आप जो है बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सोल्व मेथड से जो समस्या समाधान करके और बच्चा वो टेबल जो है टीचर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये चीज़ जो है आप इसके अंदर करोगे। फिर आता है समस्या समाधान विधि के गुण। वो इस आपकी जो वही आपकी प्रयोजनवाद विधि के जैसे गुण थे, तो कोई चीज़ जो होती है उसके जितने ज़्यादा गुण होते हैं, उसके उतने ही आपके अवगुण भी मिलते हैं। तो इसके थोड़े से गुण हैं वो चर्चा करते हैं हम। समस्या समाधान विधि से बालक केंद्रित मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि है। वही चीज़ आपकी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है ये, बाल केंद्रित विधि है। इस विधि के अंदर जो है मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है, वो धुरी जो होता है, वो आपका बालक होता है। जितना भी आप कार्य करोगे, वो बालक को सेंटर मानते हुए करोगे। साथ में ये मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है, ये विधि बालकों के लिए द बेस्ट मेथड है। साथ में ये वैज्ञानिक विधि है आपके। इस विधि का आप माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होती है। ये माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होती है। आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक क्लास के जो बच्चे हैं, वो स्टैंडर्ड के बच्चे इस प्रकार का माइंड नहीं रख सकते कि माइंड को रिवर्सिबिलिटी में ले जा सकते हैं या आपके जो पूर्वानुमान लगा सकते हैं बच्चे या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये बच्चों के पास इतना नॉलेज नहीं होता है। तो बच्चे जो हैं अमूर्त चिंतन जिसको आप कहते हो साइको के अंदर, अमूर्त चिंतन जो है वो बच्चे नहीं कर पाते आप। अमूर्त चिंतन रिवर्सिबिलिटी होता है आपका कि जो आप ये आप जैसे मैं बताऊँ कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये समाधान है। तो आप फिर आप दूसरी प्रॉब्लम अपने से क्रिएट करके उसका समाधान ढूँढ सकते हो। तो ये माइंड की जो कैचिंग पावर है, वो इन लेवल के बच्चों के पास नहीं होती है। लैक ऑफ द नॉलेज बच्चे होते हैं, इनके पास ज्ञान का अभाव पाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इनसे, एक आपके मन में विचार आ रहा होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको एक तो कोई भी विधि दी जाएगी और उस विधि के पूछेगा कि ये आपकी विधि बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित नहीं है,
विधि मनोवैज्ञानिक है या विधि जो है मनोवैज्ञानिक तर्कों के ऊपर आधारित विधि है या ये बच्चों के लिए जो है प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जो है विधि उपयोगी है। कथन और निष्कर्ष के अंदर इस प्रकार की जो विधि है, उसको पूछा जाता है। आपको 2 निष्कर्ष दिए होंगे और ये आप जो है बार-बार पढ़ते हुए भी आप इसको गलत करके आते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं नोट वाले के अंदर आप उलझ के रह जाते हो। तो इसमें कांसेप्ट हमेशा क्लियर करके चलना, ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि भी होती है। लेकिन प्रयोजनवाद विधि जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए ब इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के लिए। लेकिन ये हायर सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं, उनके लिए विशेषकर उपयोगी मानी जाती है सामाजिक अध्ययन। इसमें पर्यावरणीय चुनौतियाँ हो सकती है, वैज्ञानिक स्तर के ऊपर आप इसको समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये विधि बालकों की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए प्रमुख विधि है। बालक की जो मेंटल एबिलिटी और मेंटल अवेयरनेस जो है, उसको बढ़ाने की एकमात्र सबसे बेस्ट विधि जो है, वो ये है, दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने लग जाते हैं बच्चे, तो जाके जो है, ये ऐसा हो सकता है, नहीं, ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस विधि का इस प्रकार से हम जो है इसका समाधान निकालते हैं, तो दूसरा बोलेगा ये ऐसे नहीं करना है। तो ये इस प्रकार से भिन्न-भिन्न प्रकार के जो आइडिया, विचार, विमर्श, डिस्कस, जीडी करके बच्चे जो है निष्कर्ष तथ्यों तक पहुँचते हैं। यह विधि जो है मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। मानसिक निष्कर्ष आपकी मन से जो तर्कना आपने दी है, मन के जो विचार हैं, उन विचारों के ऊपर जो है ये विधि फ़ोकस करती है। यह विधि बालकों को वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास करती है। मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको कि ये विधि जो है बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिवनेस लाती है, बच्चों को एक्टिव बना देती है बच्चों को। ये उसके साथ में यह विधि बालकों में विचार शक्ति, निर्णय शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास करती है। यह क्या करती है? बालकों में विचार शक्ति, तर्क शक्ति, आपके ना बच्चों में विचारीय शक्ति को बढ़ावा देती है ये। साथ में बच्चों में तार्किक शक्ति है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है, निर्णय लेने शक्ति। आप बताओ आपको क्लास के अंदर जो है आप व्याख्या विधि से कोई ट्यूशन ट्यूशन करवा रहे हो बच्चों से, आपने बच्चे ने नहीं बताया, टीचर ने सामने से बता दिया कि इसका आंसर ये होगा। तो बच्चे की जो सोचने की जो शक्ति थी, वो तो आपने समाप्त कर दी। बच्चा आप उसको खड़ा करते, क्लास के सामने आगे बुलाते, बोर्ड के ऊपर कोई उससे क्वेरी करते, बच्चे को सोचना पड़ता। तो उसको क्लास के अंदर आपने क्या किया कि उसको क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने 1 मिनट के लिए हिचक ली या रुका बच्चा, तो आपने उसको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दिया। तो बच्चे को सोचने की क्षमता ही खत्म हो रही है। इस विधि से क्या है कि बच्चे को डिसीज़न लेना पड़ जाता है कि अंत में उसको रिपोर्ट तो देनी है, रिपोर्ट में वो निर्णय क्या लेके आएगा, तो ये डिसीज़न मेकिंग पावर जो है इससे इंक्रीज़ होती है आपके। तो इसके कुछ डिमेरिट्स या अवगुण के बारे में थोड़ी-सी चर्चा अपन करते हैं। यह विधि निम्न कक्षाओं के जातकों के लिए या बालकों के लिए उपयोगी नहीं है आपके। क्यों नहीं है आपके? क्योंकि इस छोटी क्लासों के बच्चे जो हैं, वो इसको प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाते। ये विधि प्रक्रिया थोड़ी-सी लंबी होती है। क्यों होती है लंबी? क्योंकि प्रॉब्लम में एक टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक के और बच्चे डिस्कस करते हैं, टाइम कितना लग सकता है? समस्या है, बच्चों को क्या पता समाधान मिले या नहीं मिले। तो ये नहीं मिले तो उस समय के अंदर टाइम भी लग सकता है, टाइम बाउंड्री नहीं हो सकती इसके अंदर। इसलिए इसका नियमित प्रयोग जो है, वो संभव नहीं है। ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप क्लास के अंदर जाओ और जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लेके बैठ जाओ कि बच्चों फिर से प्रॉब्लम आ गई है और बच्चे पूरे दिन क्लास से बाहर घूम रहे हो। तो आपका जो है वो शिक्षण कार्य जो है प्रभावी तरीके से नहीं होगा। ये आप जो है एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर एक बार बच्चों से करवा सकते हो, लेकिन नियमित रूप से जो है इस प्रकार की मेथड जो है उसको यूज़ करना संभव नहीं होता है। पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करवाने की ज़िम्मेदारी भी तो आपकी होती है। वही एक अध्यापक जो है वो बच्चों को पूर्ण रूप से उसका जो समग्र जो विषय है उसको जो आप कंप्लीट करवा के टाइम के ऊपर एग्ज़ाम भी तो करवानी होती है। इन मेथडों से वो थोड़ी हो सकता है। यह विधि जो है कमज़ोर या मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। कमज़ोर या मंदबुद्धि जो बालक होते हैं, जो कि उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत लो है या आपकी बुद्धि लब्धि 50 से कम है, तो उस प्रकार के जो बालक हैं, उन बालकों के लिए ये मेथड जो है वो नहीं बना हुआ है। पता है आपको बुद्धि लब्धि जो आप साइको के अंदर पढ़ते हो? ये आगे नेक्स्ट देखते हैं, यह विधि बालकों की मानसिक थकान उत्पन्न करती है। बच्चों के अंदर क्या होते हैं, मानसिक मेंटली जो आप टायर्डनेस जो है, वो बच्चों में लेके आती है ये विधि। साथ में जिसके कारण बालकों में सीखने के प्रति अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है। आप फर्स्ट टाइम कराओगे, तो बच्चे प्ले वे मेथड के अंदर काम करेंगे। प्ले वे में खेल-खेल के माध्यम से सीख लेंगे कि ये प्रॉब्लम सर ने दी है, अभी इसको सॉल्व करके लाना है। 2-3 बच्चे डिस्कस करें। लेकिन सेकंड टाइम थोड़े से बच्चे और लेकिन ये बाद में निरस्तता लेके आ जाती है। इस अध्ययन के अंदर जो है लंबे समय तक आप जो है ये इससे काम नहीं चला सकते। ये बच्चों के अंदर अनिच्छा उत्पन्न कर देती है। यह विधि बालकों में विचार शक्ति, निर्णय शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास ठीक बात है। इस विधि के द्वारा
उच्च बुद्धि युक्त शिक्षक प्रभावी रूप से शिक्षण करा सकता है। साथ में जब आपको बच्चे जो है उच्च बुद्धि लब्धि के चाहिए होते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि के बच्चे जो काम नहीं कर सकते इस विधि से, तो आपको अध्यापक भी तो उसी लेवल का चाहिए होगा। अध्यापक भी तो बच्चों के लेवल का चाहिए होगा। वो अध्यापक अगर इस मेथड से काम कराने में सक्षम नहीं है, तो आप जो है ये विधि एग्जीक्यूट अपनी कक्षा कक्ष के अंदर नहीं कर सकते। यह विधि केवल सीमित प्रकरणों, विषयों के लिए उपयोगी है। ये नहीं है आप जो है मैथ के लिए भी इसको चालू कर सकते हो, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, सबके लिए। तो ये कुछ फिक्स पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर नोट जो है समस्या समाधान के द्वारा केवल विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषयों का ही अध्ययन प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ आपका ये सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, जिनमें इस मेथड का कोई काम नहीं है। आपको जो है वो एज़ ए लैंग्वेज पढ़ना होता है आपको, तो भाषा के अंदर जो है इसका कोई रोल नहीं होता है। विषयों का अध्ययन इसमें होता है और ये भाषा में को परिकल्पना करनी होती है और गणित में जो है आपको आंकड़ों का संग्रहण करना होना चाहिए। मैथ के अंदर यदि आपके पास डाटा है आपके पास तो आप कर सकते हो। तो इनमें जो है प्रॉब्लम वाला कोई है नहीं सिस्टम, ठीक है? यह व्याख्यान विधि नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्याख्यान विधि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री लगभग हमारी इंस्टीट्यूट जो हमारे भारत के अंदर संचालित है सब की सब जो है इस विधि के ऊपर कार्य करती है आपकी व्याख्या विधि के ऊपर क्यों क्योंकि सबसे सुगम टीचर सेंटर होती है ये और साथ में जो है समय के ऊपर इसके गुण इतने हैं समय के ऊपर ये सिलेबस पूर्ण करवा देती है टीचर आता है क्लास के अंदर बुक इसका मेन माध्यम होता है बुक लेता है पूरे चैप्टर को जो है रीड करता है बच्चों से क्वेरी करता है, बच्चों को एक्सप्लेन करता है, थोड़ा डिलीवर करता है, उसके बाद में जो है आगे बढ़ता है। यह शिक्षण की प्राचीन विधियों में से एक मानी जाती है। आपके शिक्षण की जो है सबसे प्राचीन विधियाँ जो है उनमें ये एक आपकी शुमार है, ये शामिल है आपकी। तो अध्यापक जो है इस विधि को ये मानो आप सबसे चहेती विधि अध्यापक की जो है वो यही विधि होती है आपकी, जिसमें शिक्षक जो है वो अपने आपके जो है मौखिक रूप से जो है अभिव्यक्ति का माध्यम अपना लेता है, अपनी विषय वस्तु की प्रस्तुति करता है। अभिव्यक्ति अपने विचारों को जो अभिव्यक्त मौखिक रूप से टीचर कर देता है तथा बच्चे जो है अपने श्रवण कौशल के द्वारा आपको होता है ना श्रवण कौशल सुनने के द्वारा जो है बच्चे जो है वो आपके लिसनिंग स्पीकिंग जो आपका ये 2 चीज़ चलती है इसके अंदर। बच्चे लिसनिंग में एक्टिव रहते हैं और टीचर जो है स्पीकिंग स्किल्स जो है उसको आप कंटिन्यू करता है। समझ गए बात को? इसलिए यह विधि को भाषा उपदेशक विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षण मौखिक रूप से या टेप रिकॉर्डर के समान विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है और इसको याद रखना टेप रिकॉर्डर विधि उपनाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है जैसे एक बार आपने बटन दबाया और टीचर जो कंटिन्यू 30-35 मिनट का कालांश जो होता आपका होता है, उसके अंदर टीचर जो है नॉन स्टॉप डिट्टो एकदम है ना काउंट जैसे एज़ ए टेप रिकॉर्डर जो है, वो आपका टीचर जो है आपके समक्ष जो है प्रस्तुतिकरण देता रहेगा मौखिक रूप से। ये आपका अभी जो अपन चल रहा है अपना ये व्याख्यान विधि चल रही है। इस विधि में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में अंतर क्रिया के लिए विशेष समय नहीं होता है। टीचर और विद्यार्थी जो है अपनी अंतः क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि टीचर तुमसे अगर अंतः क्रिया करने लग जाए, डिस्कशन करने लग जाए क्लास के अंदर तो ये आपकी जो है व्याख्या विधि कैसे हुई? टीचर क्या करेगा? टीचर आपकी दैनिक पाठ योजना के अंदर एक पूरा चैप्टर लेके आता है और उस चैप्टर के ऊपर जो है टीचर को पूरा का पूरा करके जाना होता है। सीधी बात है टीचर को ये इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं गँवाता है। व्याख्या विधि के निम्न 3 कार्यों को महत्व दिया जाता है। व्याख्या विधि में वो 3 कार्य जिनको महत्व दिया जाता है कौन-कौन से आपके? शिक्षक जो है पाठ संबंधी तैयारी करना, साथ में शिक्षक द्वारा पाठ का प्रस्तुतिकरण करना या व्याख्या करना और छात्र द्वारा ग्रहण करना। समझ गए बात को? शिक्षक जो है आपका अपना पाठ है उसको तैयार करके आएगा। क्लास के अंदर आएगा, आते ही अपने चैप्टर है उसका प्रस्तुतिकरण दे देगा और यहाँ से चैप्टर डिलीवर हुआ और सामने बैठा विद्यार्थी है उसने उसको क्या किया? ग्रहण कर लिया। तो ये जो चीज़ है वो 3 चीज़ इस व्याख्या विधि के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। टीचर का अपना मैटर तैयार है, टीचर ने डिलीवर कर दिया, बच्चों ने उसको गेन कर लिया, बात खत्म। इतना याद रखना है, इसके अलावा इसमें बात नहीं है। याद पूछे जाएँगे, चौथा ऑप्शन इसमें वो दूसरा को डालेंगे यहाँ से किसी से और फिर आपको यहाँ कन्फ्यूज़ करेंगे, ये इसको रट्टा मार लेना। मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपको केवीएस, एनवीएस की जो एग्ज़ाम है, उसमें एक क्वेश्चन इस पीवी क्लासेस की इस प्लेटफ़ॉर्म की जो स्लाइड्स हैं, इनसे सीधे छपते हुए मिलेंगे। बाद में यदि किसी बच्चे को ये दिखे और फिर ये रियलाइज़ होगा कि काश हमने ये टाइम रहते ये देखा होता या एग्ज़ाम से पहले इस पे डिबेट टाइम दिया होता, तो ये समस्या हमारे सामने नहीं आती। आप सफलता से जो है बहुत बच्चे चंद जो है चंद पॉइंटों से रह जाते हैं।
तो ये आप जो है अभी समय है, इनके ऊपर थोड़ा फ़ोकस कीजिए और ये एक-एक पॉइंट जो अब मैं बात डिस्कस करें तो इसको थोड़ा-सा जो है सीरियस होके जो है देखना। मोर देन रिपिटेशन मेथड को आप अपनाते हुए बार-बार इन चीज़ों को देखना है ताकि जो है तुम जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सको। यह विधि जो है माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए जो है उपयोगी है। ये माध्यमिक स्तर के जो बालक हैं 10th स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है, उच्च माध्यमिक नहीं, माध्यमिक तक के लिए यह शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें बालक की भूमिका निष्क्रिय या गौण होती है, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है आपकी। लास्ट की पहली जो दोनों विधियाँ पढ़ी थी आपने मनोवैज्ञानिक विधि पढ़ी थी, प्रयोजनवाद विधि किलपैट्रिक और आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है दोनों आपकी मनोवैज्ञानिक विधि थी, लेकिन ये अमनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि यदि आप अध्ययन जो है बच्चे को करवा रहे हो, तो आपका शिक्षण कौशल जो है वो बच्चे के ऊपर चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। आपका सेंटर बिंदु जो है वो धुरी के अंदर जो है वो आपका बच्चा होना चाहिए। बच्चे को ध्यान में रखते हुए आप डिलीवर करो और इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उसकी भूमिका गौण होती है। बच्चे एकदम निरस निडल बैठे रहते हैं क्लास के अंदर और टीचर जो है वो एकदम नॉन स्टॉप एज ए टेप रिकॉर्डर जो है अपने थॉट्स को जो है डिलीवर करने का काम करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, याद रह जाएगा आपको, ये ध्यान रखना है यह विधि जो है कि वैसे 3 विधियाँ पढ़ा दी मैंने, लेकिन ये फर्स्ट विधि आपकी है जो मनोवैज्ञानिक विधि है। रीज़न इसके पीछे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अस, क्योंकि यह विधि जो है टीचर सेंटर्ड है, आपके स्टूडेंट सेंटर या चाइल्ड सेंटर नहीं है आपके। इस विधि में रटने या स्मरण करने पर आधारित है। ये रोट मेमोराइज़ेशन ऑप्शन देख लेना, रटने की जगह इधर क्वेश्चन में पूछे स्मरण आ जाए और पता नहीं चले आपको, तो इधर इंग्लिश वाला आप देखा करो, उसमें रोट मेमोराइज़ेशन करके मिल जाएगा आपको। दोनों मेथड में तो आप चेक कर सकते हो उसको। यह विधि जो है सीखने के अवसर प्रदान करती है और अर्जित ज्ञान जो है इसका स्थायी रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है आपका, प्रयोजनवाद विधि जो है, इससे जो ज्ञान जो बच्चों ने लिया है वो हमेशा सीमित रहता है, स्थायी मेमोरी है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन जो है इस विधि से सीखा ज्ञान जो है वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपकी जो दीर्घकालीन मेमोरी और एक अल्पकालीन मेमोरी 2 होती है आपके, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ये नॉलेज रहता है। कर रहे से वो आपके ये पता नहीं है, आप जो है स्किप कर जाते हो, होता है आपके साथ? आपने कोई टॉपिक है उसको रिकॉर्ड किया या रिवाइज़ किया बार-बार, उसके बाद में कुछ समय बाद में जो है आप इन चीज़ों को जो है भूल जाते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो कब होती है जब आप जो है इसको अल्पकालीन मेमोरी के अंदर ये डाटा आपके चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्याख्या विधि का प्रयोग करने के लिए प्रभावी व्यक्तित्व में शिक्षकों का होना आवश्यक होता है। इसलिए सभी शिक्षक भी इस विधि का प्रभावी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि टीचरों को पता ही नहीं रहता है बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे। टीचर है अपना एकदम एटीएम मशीन जो है, मशीन की तरह लीजिए, आप काम कराएँ। यह विधि सीमित प्रकरणों के लिए उपयोगी नहीं है आपके, और यह विधि मानसिक शक्तियों के विकास के लिए उपयोगी नहीं है। मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने का काम के द्वारा आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। यह विधि बालकों को निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, श्रोता या दर्शक के रूप में जो है रखती है। इसके लिए बालक वातावरण निरस्तापूर्ण निरस्तापूर्ण बनाता है। बालक जो है वो एक बैठा-बैठा जो है वो टीचर के मुँह की तरफ ताकता रहेगा। बालक की कोई एक्टिविटी नहीं होती है इसके अंदर। बालक एक जो है निरस्तापूर्ण वातावरण के अंदर सामने आपके बैठा रहता है और टीचर एक मशीन की तरह बुक लेके और इतना स्पीडली पढ़ने से करता है कि टीचर को ये पता नहीं लग रहा है कि सामने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अपना अध्ययन प्रक्रिया जो हमने करवाई है वो बच्चों तक सही तरीके से पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, या कोई मतलब नहीं है। टीचर को वो सिलेबस करवाने से मतलब है आपका। तो चैप्टर करवाएगा तो वो व्याख्या विधि के डिमेरिट्स हैं। अब आपके थोड़ी-सी व्याख्या विधि के गुण देखते हैं अपन ना। यह विधि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि है। तो जब जैसे कोई रिसोर्स नहीं है आपके पास, संसाधन नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे आप? अब आपके पास मान लो कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, आपके पास में कोई ग्लोब नहीं है, आपके पास में मैप नहीं है, चार्ट नहीं है, मॉडल नहीं है, तो आप करोगे क्या? आपके पास बुक है, बच्चे के पास पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम लिया और बच्चे को आपने प्रस्तुत कर दिया। ले दे के आपके पास जो था उससे आपने, जो रिसोर्स था उससे आपने कर दिया आपका काम। क्योंकि इसमें जो है संसाधनों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, कुछ ही संसाधन नहीं चाहिए होती है इसके अंदर। एक बुक चाहिए होती है, जो हर बच्चे के बैग से मिल जाती है, तो बच्चों के पास बिठाया, टीचर ने बुक ली और टीचर ने अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर दिया। तो आपको कोई जो है नई जो है रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह विधि किसी भी नवीन प्रकरण को प्रारंभ करने में या उस परिचय कराने के लिए उपयोगी विधि है। कोई भी नई चीज़ जो आप स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के लिए जो ये विधि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आते ही जो सबसे पहले अपना जो कन्वर्सेशन होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि आपके लिए आपका ये जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर आप एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में या जो एक सामने विद्यार्थी की जब सुनोगे आप, यह विधि जो है माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इसमें अवधान केंद्रित करने की क्षमता अधिक होती है आपके।
ध्यान केंद्रित किया आपका क्योंकि इसमें छोटे बच्चे जो है वो बुक में ध्यान नहीं दे पाते। ये बड़े बच्चों के लिए इसलिए उपयोगी होती है क्योंकि बच्चे अपनी किताब के अंदर ध्यान रहे पॉइंट टू पॉइंट और टीचर कहाँ समझाया, कहाँ एक्सप्लेन किया तो बच्चे ध्यान रहे, बड़े बच्चे रख लेते हैं। छोटे बच्चों को पता ही नहीं है, छोटे बच्चों को अगर कोई एक्टिविटी नहीं करवाओगे आप, तब तक बच्चा क्या करेगा? टीचर यहाँ पढ़ रहा है तो बच्चा बाहर वहाँ काम लग जाएगा आपका और इधर-उधर दाएँ-बाएँ खेलने लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती आपकी। व्याख्यान विधि के समय कम लगता है और अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। भई ये एक बताओ हमारे मेरे को कि आपको एक प्रोजेक्ट करवाना है, आप पूरे दिन में एक प्रोजेक्ट नहीं करवा सकते और यदि आपको व्याख्या विधि के द्वारा पढ़ना है, तो आप पूरी एसएसटी की बुक करवा दो। एक सुबह स्टार्ट हो 9 बजे से लेके 3 बजे तक एक टीचर आपकी पूरी बुक को रीड कर सकता है आराम से खड़ा-खड़ा बच्चों के सामने। यदि वो आपका वक्ता अच्छा है और श्रोता अच्छा है, तो है ना? जब आपका टीचर वक्ता अच्छा है और सामने सुनने वाले बच्चों की कैपेसिटी अच्छी है, तो एक टीचर आराम से पूरे दिन करवा सकता है। यह विधि जो है बालकों में वक्ता एवं श्रोता के गुणों का विकास करती है आपके वक्त एक टीचर में आपके पीछे बोलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और साथ के अंदर जो है श्रोता सुनने की कैपेसिटी इनमें बढ़ जाती है। यह विधि सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करती है आपके। ठीक है, समझ गए बात को? आगे बात करते हैं नोट ये आपके जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विधि के संदर्भ में ये कहा है कि शिक्षक ज्ञान रूपी ओलों की जो बौछार है वो बालकों के ऊपर करता है तब बालक उसे बचने के लिए संघर्ष करता है। क्या समझी? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि टीचर यहाँ से इतनी स्पीड से नॉलेज है उसको डिलीवर करता है बुक से कि वो बच्चों जो है टीचर एक ओलों की बौछार के रूप में ज्ञान है वो बच्चों के ऊपर डाल रहा है और बच्चे जो है वो ना चाहते हुए भी उसको या तो सहन कर रहे हैं और या बच्चे जो है उस आपके जो है ज्ञान रूपी जो ओलों की बौछार है उससे बचने की कोशिश जो है वो आपके बच्चे कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का कोटेशन है कि आपके टीचर जो हैं, वो ज्ञान रूपी ओलों की बौछार जो है, वो बच्चों के ऊपर करते हैं तथा बच्चे जो हैं, उससे बचकर कैसे निकले ये रास्ता ढूँढने के अंदर लगे हुए रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? व्याख्या संबंधी जो है सुझाव आपके क्या हैं, वो थोड़ी-सी अपन बात करते हैं। व्याख्या विधि में निम्न सुधार करने से पर यह विधि और अधिक प्रभावी बन सकती है। आपके करने पर ये एक विधि व्याख्या विधि में शिक्षक व्याख्यान करते समय जो है महत्वपूर्ण तथ्यों, शब्दों एवं बिंदुओं को श्याम पट पर अंकित करें। आपके मेन पॉइंट्स जो होते हैं, उन हेडलाइन्स होती है, टॉपिक्स के जो मुख्य बिंदु होते हैं, उनको आप जो है, वो आप यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो है अंकित करोगे, टॉपिक सब टॉपिक्स को लिखोगे। व्याख्यान के दौरान कक्षा में यथासंभव शिक्षक प्रश्नोत्तरी युक्तता प्रयोग करें, जिसमें बालक को क्रियाशील बनाया जा सके। ये क्या होता है? व्याख्या के दौरान कक्षा में यथासंभव शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि आप बच्चों को 1-2 खड़ा कर के और आप क्या कर सकते हो, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से आप इसमें काम कर सकते हो, तो बच्चे एक्टिव रह सकते हैं, डल नहीं होंगे। व्याख्या को प्रदर्शन या सहायक सामग्री के माध्यम से दिया जा सकता है, इससे बालक की क्रियाशीलता रहती है। आप जो है, इसको आप बच्चों को कुछ जो है, सहायक सामग्री या प्रदर्शन के माध्यम से जो है, बच्चों को कुछ जो है वर्क वगैरह आप दे सकते हो, तो इसमें बच्चे की क्या है क्रियाशील एक्टिवनेस जो है बच्चे के अंदर रह जाएगी आपके, बच्चा निरस्ता के वातावरण में नहीं जाएगा, बच्चा बोर नहीं होगा, आपकी क्लास से उबाऊपन नहीं आएगा उसको। बच्चे आपने क्या किया कि बेटा खड़े होना देखिए कहाँ से पढ़ा रहे हो? तो पूरी क्लास एक्टिव, है ना? एक बच्चे को पूछा कि बेटा मैं अभी कहाँ टीचिंग करवा रहा हूँ, कौन-सा टॉपिक चल रहा है? पूरी क्लास एकदम सन्नाटा, एकदम एक्टिव हो जाएगी, ठीक है? इधर-उधर बच्चे ना करने लग जाएँगे, होता है नहीं होता है? साथ में यदि आपने बच्चे को ये पूछा कि यदि आपका ध्यान है तो मैंने अभी आपको ये पढ़ाया था, तो आप सबसे पहले बताओ कि मुगल बादशाह कौन-सा मुगल बादशाह जो भारत के अंदर सबसे पहले आया था? या स्टार्टिंग किसकी हुई थी? तो सारे बच्चे जो है मुगल काल पढ़ चल रहा है आपका, तो तुरंत पूरी क्लास साइलेंट एकदम, है ना? अब की क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 20-10 मिनट बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। फिर वापस धीरे-धीरे निरस्त आती है, तो फिर आप क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन मारो। हाँ, तो ये इससे क्या है, ये कुछ टिप्स है, टेक्निक्स होती है, टिप्स जो बच्चों को अपनाने से क्या होता है, बच्चे और अच्छा कर लेते हैं। जब कोई शिक्षक किसी कक्षा विषय वस्तु का निगमन सिद्धांत, ये निगमन और आगमन सिद्धांत होता है ना, निगमन और आगमन। नियम पहले नियम फिर रूल आपके निगमन में, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चलती है वो वाली। कार्यप्रणाली को कक्षा में चित्रों, मॉडलों, है ना? मॉडलों के माध्यम से प्रदर्शित करता है तथा बालक इसका अवलोकन करता है। इस विधि को ये प्रदर्शन विधि को प्रदर्शन करते हैं। इसमें कहते हैं प्रदर्शन विधि के अंदर बालक देखकर, सुनकर सीखता है और समझता है। ये कौन-सी है? ये आपकी प्रदर्शन विधि के बारे में अपनी बात आती है। आगे प्रदर्शन विधि स्टार्ट हो गई है। प्रदर्शन विधि के अंदर क्या होता है कि जब कोई शिक्षक किसी कक्षा विषय वस्तु का निगमन सिद्धांत के अनुसार कार्यप्रणाली और चित्रों के मॉडलों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, तो इसमें प्रदर्शित है आपको टीचर जो है कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा।
ग्लोब का मॉडल आपको दिखाएगा और मॉडल दिखाते हुए जो है आगे बढ़ेगा, तो इसके अंदर आप जो है और अधिक प्रभावशाली अधिगम कर सकते हो। ये प्रदर्शन विधि में बालक देखकर, सुनकर सीखता था, समझता है। इसमें बच्चा जो है चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, समझेगा और फिर जो है आगे बढ़ेगा, तो ये इस ज्ञान जो है वो बच्चे का स्थायी हो जाता है आपका। समझ गए बात को? इसलिए और इस प्रदर्शन के माध्यम से छोटी कक्षा में बालकों को प्रभावी रूप से आप क्या कर सकते हो? सिखा सकते हो। प्रदर्शन विधि से जो है बालकों में प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से। आँखों देखा ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो बच्चे के पास मिल जाता है। बच्चे ने अपनी आँखों से देख के जो चीज़ सीखी है, वो बच्चा कभी नहीं भूलता है। समझ गए बात को? प्रदर्शन में संसाधनों की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए यह विधि महंगी एवं खर्चीली विधि साबित होती है। ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ये विधि क्या है, इसके अंदर थोड़ी-सी सामान की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो ये प्रदर्शन करने के लिए जो है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी-सी ये विधि खर्चीली ज़रूर हो जाती है, अफ़ोर्ड करने के लिए। ये आपका अनुसंधान विधि। आगे आपकी आती है अनुसंधान विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के यूरोको नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है इफ इफ आउट जो खोजा हुआ या खोज लिया, फाइंड आउट। फाइंड आउट ये है फाइंड आउट, इसका मतलब होता है फाइंड आउट का मतलब खोज लिया। आपने क्या किया? खोज करके और आपने ज्ञान को है स्थायी बना लिया। इस विधि के लिए अन्वेषण या खोज शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आपने इसमें खोज करके जो है या आपने रिसर्च करके जो इसके ऊपर काम किया है, प्रत्येक अनुसंधान का प्रारंभ किसी न किसी अनुमान या परिकल्पना या हाइपोथेसिस के माध्यम से होता है। प्रारंभ होता था इसके अनुसार अनुमानी विधि भी इसको कहते हैं। क्योंकि आप जो है इसके अंदर क्या करते हो माय डियर स्टूडेंट? अनुमान करते हो। ये परिकल्पनाओं के ऊपर आधारित विधि होती है। इसमें आपकी पहले कल्पनाएँ होती है, उन कल्पनाओं को आगे बढ़ते हुए जो है आप इस विधि के ऊपर क्या करते हो माय डियर स्टूडेंट? काम करते हो। तो इस विधि को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? अनुमानी विधि कहते हैं। क्योंकि हम इस पे गेस पे चलते हैं, अनुमान लगा के जो है आगे बढ़ते हुए इस विधि के ऊपर हमें काम करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं इस विधि के बारे में। इस विधि का जनक जो है आपके हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रांग को माना जाता है आपका। ये जो आपकी जो है खोज विधियाँ, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि, नाम याद रखना देख लो ध्यान से। अन्वेषण विधि है, अनुसंधान विधि है या अनुमान विधि, तीनों नाम इसके उपनाम है और इसके आपके आर्मस्ट्रांग को जो है इसका जनक माना जाता है। विधि के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर आपके दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो है उनकी भी चर्चा आती है कि ये जो कथन उनका महत्वपूर्ण माना जाता है, कौन-सा कथन है कि अच्छा शिक्षण वह है क्या? अच्छा शिक्षण वह है जिसमें बालकों को कम से कम बताया जाए तथा अधिक से अधिक खोजने, सिखाने या जानने के अवसर प्रदान किया जाए। बच्चों को वो सारे के सारे अवसर प्रदान किए जाए जिसमें बच्चे जिज्ञासु हो, बच्चे क्रिएटिव हो, बच्चे को अधिगम जो है उनका प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सके। तो ये बच्चों को जो है आप बच्चों के ऊपर बर्डन तो कम देना है अपने को। बच्चों को क्या करना है? बालकों से कम तो बताया जाना है और इसके साथ में अधिक से अधिक बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाना है। बच्चे जो है विथ सर्चिंग मेथड जो है बच्चे चीज़ों को खोज के और प्रॉब्लम को है उनको समस्याओं को देखते हुए जो है जो अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो इस विधि के अंदर जो है ये एक कथन आपको याद रखना है कि अच्छा यह प्रभावी शिक्षण कौन-सा है जिसमें बच्चों को ज्ञान सिखाया कम जाता है तथा आपकी जो है खोजने के ऊपर बल दिया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय इसके ऊपर बात करते हैं। यह आपके विधि के थोड़े से गुण हैं आपके जो 2-3 गुणों की बात करते हैं अपन। ये वैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक की भूमिका केंद्रीय मानी जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो आपका ये उभर के आता है, विद्यार्थी केंद्रित विधि आपकी मानी जाती है। इस विधि में बालक की भूमिका जो है अन्वेषक या के समान अन्वेषक खोजकर्ता, याद रखना खोजकर्ता बालक जो है कौन-सी विधि के अंदर बालक को खोजकर्ता की भूमिका दी हुई होती है। क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो चुका है। आपको खोजकर्ता जो है वो अन्वेषण विधि के अंदर बालक जो है, बालक का रोल क्या होता है? बालक का रोल होता है खोज करना, अन्वेषण करना, सर्च करना, रिसर्च करना, ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। तथा शिक्षक की भूमिका सहयोगी, फैसिलिटर ये आप उधर देख लिया करो सहयोगी ये हिंदी वाला टर्म नहीं आता इंग्लिश में फैसिलिटर जो है सरलीकरण का काम होता है। बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसमें थोड़ी-सी आपको उसको सहारा दे सकता है। बाकी टीचर का रोल जो होता है वो एकदम नेगेटिव होता है इसके अंदर टीचर कोई रोल नहीं करता है। बच्चा अपने आप जो है इसका या व्यवस्थापक बच्चा टीचर जो है बच्चों को एक मैनेजमेंट के रूप में काम करके दे सकता है। यह विज्ञान शिक्षण की श्रेष्ठ विधियों में से मानी जाती है। सामाजिक की भी सामाजिक विज्ञान की तथा विज्ञान की दोनों की है ये और साथ के अंदर जो है यह विधि जो है माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जो है सबसे प्रभावी आपकी जो है मानी जाती है आपकी।
ठीक है? ये कक्षाओं के अंदर प्रभावित है। यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करती है। तो इस विधि के माध्यम से बालकों में मानसिक शक्तियों का विकास, तार्किक चिंतन ये अमूर्त चिंतन आपका ये अमूर्त है बेटा। मूर्त चिंतन मूर्त और अमूर्त चिंतन होता है ना आपका, अमूर्त चिंतन तथा विश्लेषणात्मक चिंतन तथा सत्यापन परीक्षण जो है, इसमें ये आपको देखने को मिलता है। कुल मिला के बात ये है कि बच्चों के अंदर जो है, वो संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास जो आपका, वो जिस विधि से हो सकता है, वो विधि आपकी कौन-सी है? अन्वेषण विधि है। अनुसंधान से बालकों में व्यावसायिक गुणों का विकास होता है। व्यावसायिक गुणों का विकास जो है बच्चों में अनुसंधान विधि के माध्यम से होता है आपका। तो इस विधि के कुछ अवगुण भी होंगे। इस विधि के अवगुण कौन से? इस विधि में समय एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। कोई भी विधि जिस विधि के अंदर बच्चों को आप जो है चाइल्ड सेंटर्ड विधि होगी, उसमें जो आप रिसोर्सेज़ जो है संसाधन है उसकी आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। साथ में इसलिए ये विधि क्या है, थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा महँगी है तथा टाइम कंज्यूमिंग है, समय की अधिकता इसके अंदर होती है तथा नियमित प्रयोग इसमें संभव नहीं है। डेली-डेली लेके आप जो है बच्चों को खोज के लिए अपनी कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते कि जाओ बच्चों आज जो है हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, आज इसके ऊपर टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। तो ये डेली जो लिए एग्ज़ीक्यूट अपन नहीं कर सकते। यह विधि संपूर्णतः अधिकांश पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए भी प्रयुक्त नहीं होती है आपके। इस विधि का प्रयोग कमज़ोर, मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रभावी रूप से जो है, वो संभव नहीं हो पाता है। आईक्यू लेवल जिनका बहुत कम है, उन बच्चों को जो है, यह आपकी मेथड जो है टीचिंग शिक्षण जो प्रक्रिया है, हम इस विधि के माध्यम से नहीं करवा पाएँगे। वो बच्चे जो है, वो नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकते। क्या अनुसंधान करेंगे जब बच्चे को आपने टॉपिक दिया, उस टॉपिक के बारे में बच्चे को नॉलेज नहीं है, तो प्रीवियस पूर्व ज्ञान के अभाव के अंदर बच्चा जो है, नए ज्ञान से कैसे जुड़ेगा आपको? तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनुसंधान के लिए उच्च बुद्धि लब्धि जो है, उच्च आईक्यू, हाई आईक्यू लेवल के जो चिल्ड्रन्स हैं, उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इस विधि का प्रयोग जो है, सीमित विषयों में संभव है। ये नहीं है सारे विषयों के लिए आप दे सकते हो। इस विधि के द्वारा जो है, कक्षा-कक्षीय परिस्थितियों में शिक्षण कराना भी जटिल होता है। बात वही है आपको मैंने बताया था कि कक्षा कक्ष के अंदर जो है, इस विधि से जो है आप क्या एक हो सकते हो, कौन-सी वो समस्या है जिसका समाधान आप यहाँ देख सकते हो। आप जो है अन्वेषण करोगे, खोज करोगे, तो बच्चों को जो है आप कक्षा कक्ष से जो है बाहर ले जाके जो है, बच्चों को ये अध्ययन-अध्यापन करना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपकी आज जो है हमने कुछ जो विधियाँ हैं, जिसके ऊपर चर्चा की थी। आशा है और मेरे को उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रयास कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को लेके सीरियस होंगे तथा आपको जो भी कोई क्वेरी हो इस सेशन से रिलेटेड तो पीवी क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल पे जो ये सीरीज़ अपलोड है, उस पे आप कमेंट कर सकते हैं तथा अपने पीवी क्लासेस के जो और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, टेलीग्राम चैनल हो गया आपका या आपके फेसबुक पेज है इसका या आपके जो है और कंटेंट जो भी आपको चाहिए होगा, तो वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीवी क्लासेस का जो ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर आपको सुगमता से प्रोवाइड है। जब भी जिस भी टॉपिक से आपको चाहिए, तो आप आराम से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपने कोर्सेज़ भी जो है आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और पीवी क्लासेस के प्लेटफ़ॉर्म पे सो माय डियर स्टूडेंट मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीवी क्लासेस हमेशा आपके साथ में खड़ा है। धन्यवाद।